फ्रेंड्स, तो मेरा नाम है मोहम्मद शाहिद और आप लोग का ये प्यारा सा चैनल लाइफ लर्निंग, इस पर आप लोग फिजिक्स स्टडी करते हैं। तो पिछली वीडियो में मैंने आप लोग को प्रकाश के बारे में बताया, तो आइए प्रकाश की इस दुनिया में आगे चलते हैं। जैसा कि आप लोग बोर्ड पर देख पा रहे हैं, गोली दर्पण से संबंधित परिभाषाएं। तो गोली दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं हैं जो कि मैं उदाहरण के तौर पर और उनकी परिभाषाओं को मैं बोलूँगा, आपको नोट डाउन करेंगे। तो क्या क्या है उन्हें आइए समझते हैं। पहला है ध्रुव, दूसरा वक्रता केंद्र, तीसरा वक्रता त्रिज्या, चौथा मुख्य अक्ष, चौथा पांचवा मुख्य फोकस, और छठा है फोकस दूरी। सातवां फोकस तल, और आठवां द्वारक, दर्पण का द्वारक। इसे आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए मैं इन्हें एक एक करके कार्य कैसे आगे बताता हूँ। तो यहाँ देखते हैं उदाहरण, ये आपका है गोली दर्पण, और ये गोली दर्पण जिस खोखले गोले का कटा भाग होता है उसके ध्रुव को, यहां पर आप देखते हैं ध्रुव, इसे दर्पण का ध्रुव कहते हैं। अगर ये हो सकता है कि ये कोई दर्पण है, तो इसकी परिभाषा पहले भी सुन ले, साथ साथ मैं अभी बताने जा रहा हूं ध्रुव की परिभाषा। ध्रुव की परिभाषा ये है, ये ध्रुव है कि दर्पण जिस खोखले गोले का कटा भाग, किसी खोखले गोले के कटा भाग का ध्रुव दर्पण का ध्रुव कहलाता है। आगे दर्पण के ध्रुव से होकर जाने वाले अक्ष को मुख्य अक्ष कहते हैं। मुख्य अक्ष कहते हैं। दर्पण के ध्रुव से होकर जाने वाली अक्ष को मुख्य अक्ष कहते हैं। और आगे है वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र क्या है फ्रेंड्स? के गोली दर्पण के, जिस गोली दर्पण के तो आगे यहां पर देखते हैं फ्रेंड्स वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र उसे कहते हैं गोली दर्पण जिस खोखले गोले का कटा भाग होता है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। वो क्या है कि इससे ये जिस खोखले गोले का कटा भाग है उससे अगर हम पूरा मिलाएं तो ये एक पूरा गोले का निर्माण होता है। मैं थोड़ा सही नहीं बता पा रहा हूँ, तो इसे आप लोग मान लें। ये पूरा एक गोले का निर्माण कर रहा है, तो इसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं।
केंद्र कहते हैं। इसे हम C से प्रदर्शित करते हैं, C से प्रदर्शित करते हैं। इसकी परिभाषा फिर से सुन लेते हैं। गोली दर्पण जिस खोखले गोले का कटा भाग होता है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं, इसे हम C से प्रदर्शित करते हैं। और यहाँ पर जो ध्रुव है इसे हम P से प्रदर्शित करते हैं, P से। और अगला आता है वक्रता त्रिज्या। तो वक्रता त्रिज्या की परिभाषा है कि दर्पण के ध्रुव व वक्रता केंद्र के बीच की जो दूरी होती है, दर्पण के ध्रुव व वक्रता केंद्र के बीच की जो दूरी होती है उसे वक्रता त्रिज्या कहते हैं। वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ये पूरी दूरी वक्रता त्रिज्या कहलाती है। ये पूरी दूरी वक्रता त्रिज्या कहलाती है। और आगे देखते हैं मुख्य फोकस अथवा फोकस। ये क्या है? आप लोग इसे देख सकते हैं, इसकी परिभाषा को मैंने बता दिया। आगे मुख्य फोकस, वो फोकस के बारे में बताने के लिए इसे मुझे ग्रेस करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने जैसा कि जान लिया कि यहाँ पर दर्पण का ध्रुव होता है, यहाँ पर वक्रता केंद्र होता है और दर्पण के ध्रुव व वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। अब आते हैं फोकस अथवा मुख्य फोकस के बारे में। इसकी परिभाषा है मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर, यानी यहाँ पर मानते हैं समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु को काटती है उस बिंदु को मुख्य फोकस अथवा फोकस कहते हैं। इसे हम कैपिटल F से प्रदर्शित करते हैं। इसकी परिभाषा कैसे सुनिए फ्रेंड्स। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु को काटती है उसे मुख्य फोकस अथवा फोकस कहते हैं। इसे कैपिटल F से प्रदर्शित करते हैं। आगे देखते हैं फोकस दूरी। फोकस दूरी क्या है? दर्पण के ध्रुव व मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। इसकी परिभाषा फिर से देखें। दर्पण के ध्रुव व मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। इसे स्मॉल f से दिखाते हैं। ये जो दूरी है फ्रेंड्स, इसे हम स्मॉल f से दिखाते हैं, स्मॉल f से दिखाते हैं। हो गया। आगे है ये जो फोकस दूरी है, फोकस दूरी कहाँ पर प्लस लेते हैं, कहाँ पर माइनस लेते हैं, यहाँ पर आप थोड़ा सा देख लें। यदि ये दर्पण उत्तल हो तो F हम नेगेटिव लेंगे, यदि ये अवतल हो तो F हम पॉजिटिव लेंगे। इसे भी अपन नोट डाउन करें। अब आगे आता है फोकस तल। तो फोकस तल की परिभाषा देखते हैं कि मुख्य अक्ष के अभिलंबवत व मुख्य अक्ष के अभिलंबवत व मुख्य फोकस से गुजरने वाले तल को फोकस तल कहते हैं। फिर से सुनिए फ्रेंड्स कि मुख्य अक्ष के लंबवत व मुख्य फोकस से गुजरने वाले तल को फोकस तल कहते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं फोकस तल कहते हैं। अगली परिभाषा है दर्पण का द्वारक। दर्पण का द्वारक किसे कहते हैं? गोली दर्पण के परावर्तक तल को, गोली दर्पण के परावर्तक, मान लेते हैं ये परावर्तक तल है,
तो गोली दर्पण के परावर्तक तल के व्यास को दर्पण का द्वारा कहते हैं। इसे हम M1 व M2 से डिनोट करते हैं। ये जो हमारा है पूरा, इसके व्यास को अगर इसे हम पूरा एक गोले के रूप में मान लें, इसे हम अगर पूरा गोले के रूप में मान लें, यहां हम लेते हैं, तो इसके व्यास को दर्पण का द्वारक कहते हैं। दर्पण का द्वारक कहते हैं। इसी प्रकार से आप लोग लिख लेते हैं। गोली दर्पण के परावर्तक तल के व्यास को दर्पण का द्वारक कहते हैं। और आगे है फोकस दूरी व वक्रता त्रिज्या में संबंध। फोकस दूरी व वक्रता त्रिज्या में संबंध। तो इस संबंध को आप लोग समझ सकते हैं फ्रेंड, जैसा कि मैंने आप लोगों को भी बताया कि ये वक्रता केंद्र यहां हम मानते हैं, और जो मुख्य फोकस होता है कैपिटल एफ, जिसे हम डिनोट करते हैं, तो यहां से यहां तक पूरी दूरी आर होती है, त्रिज्या, और ध्रुव जो पी है, ध्रुव से मुख्य फोकस के बीच की दूरी एफ होती है, जिसे फोकस दूरी कहते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो फोकस दूरी है त्रिज्या की आधी है, या ये कह सकते हैं कि त्रिज्या फोकस दूरी की 2 गुनी है। इसमें आप लोग देख सकते हैं F बराबर R/2, इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। F बराबर R/2, इस तरीके से वो आप लोग देख सकते हैं। आगे आते हैं, देखते हैं फ्रेंड्स, वस्तु। अगली परिभाषा है वस्तु। इसे इंग्लिश में कहते हैं ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट वस्तु क्या होती है, इसकी परिभाषा देखें। जिस स्रोत से चलकर प्रकाश की किरणें दर्पण पर आपतित होती हैं उसे वस्तु, ऑब्जेक्ट कहते हैं। और अगली परिभाषा है प्रतिबिंब। प्रतिबिंब, इसको इंग्लिश में कहते हैं इमेज। इमेज दर्पण पर परावर्तन के पश्चात प्रकाश की किरणें जिस बिंदु पर आकर मिलती हैं उसे प्रतिबिंब कहते हैं। दर्पण से परावर्तन के पश्चात प्रकाश की किरणें जिस बिंदु पर आकर मिलती हैं उसे प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब 2 प्रकार के होते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब क्या होते हैं कि दर्पण से परावर्तन के पश्चात प्रकाश की किरणें जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती हुई प्रतीत होती हैं उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। दर्पण से परावर्तन के पश्चात प्रकाश की किरणें जहां वास्तव में मिलती हुई प्रतीत होती हैं उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। ये उल्टा होता है, इसे पर्दे में प्राप्त किया जा सकता है। और आभासी प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब क्या होते हैं कि दर्पण से परावर्तन के पश्चात प्रकाश की किरणें जिस बिंदु पर आकर मिलती हुई प्रतीत होती हैं उसे आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। ये आभासी सीधा होता है, इसे पर्दे में प्राप्त नहीं किया जा सकता। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, गोली दर्पण से परावर्तन के पश्चात किरण आरेख क्या क्या हो सकते हैं, आइए उन्हें देखते हैं। गोली दर्पण से परावर्तन के पश्चात होने वाले किरण आरेख, उन्हें देखते हैं।
सबसे पहला है, इधर मैं अवतल के लिए बता देता हूं और इधर मैं उत्तल के लिए बता देता हूं। ये अवतल और ये उत्तल, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। तो इसकी पहली कंडीशन है कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है। यही चीज इसमें भी होता है उत्तल में कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से जाती हुई प्रतीत होती है। इसका हम यहाँ पर मान लेते हैं मुख्य फोकस कैपिटल एफ और इसका भी हम मान लेते हैं इधर कैपिटल एफ। तो इसे डायग्राम से समझते हैं कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर गुजरती हैं। इसे आप लोग धीरे धीरे नोट डाउन करते चलें। उत्तर में भी वही मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से जाती हुई प्रतीत होती है। मुख्य फोकस से जाती हुई प्रतीत होती है। और अगला कंडीशन देखते हैं, इसे आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं, तो इसकी दूसरी कंडीशन है कि वक्रता केंद्र से होकर दर्पण पर आपतित किरण परावर्तन के पश्चात वक्रता केंद्र से ही होकर जाती है। वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण पर आपतित होने के पश्चात परावर्तित किरण वक्रता केंद्र से ही होकर जाती है। आइए इसे देखते हैं। ये इधर गई और परावर्तन के पश्चात ये वक्रता केंद्र से ही जाती है। ओके फ्रेंड्स, और आगे इसमें भी आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर आने वाली जो किरणें हैं, इसे मैं थोड़ा इरेज करता हूँ। वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली किरणें आने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात वक्रता केंद्र से जाती हुई प्रतीत होती है। इसे आप लोग थोड़ा फ्रेंड्स समझ सकते हैं। और यही कंडीशन ऐसे भी हो सकता है कि जब प्रकाश की किरणें वक्रता केंद्र से होकर इधर जाती है, इसे मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूं, तो परावर्तन के पश्चात वक्रता केंद्र से ही होकर आती है। ये और अगली कंडीशन देखते हैं। अगली कंडीशन, अगली कंडीशन तीसरी,
तीसरी कंडीशन ये है कि मुख्य फोकस से होकर आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। इसे लिखते हैं, मुख्य फोकस से होकर आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। मुख्य फोकस से होकर आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। और आगे इसमें लिखते हैं, ये इधर का जो भी है सब अवतल में हो रहा है फ्रेंड्स, ये आप लोग दिमाग में रखें, और इधर का जो भी है सब उत्तर दिल्ली हो रहा है। इसमें भी वही है कि मुख्य फोकस पर आने वाली किरणें, इसमें थोड़ा और मुख्य फोकस पर आने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस पर आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, समांतर हो जाती है। और मुख्य फोकस से यहाँ पे प्रतीत हो रही है, यहीं पर पड़ने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ये तीन कंडीशंस थे फ्रेंड्स, जिसे मैं आगे लेकर चलूँगा और वस्तुओं को दर्पण के सामने रखकर इन कंडीशनों के अनुसार आगे मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि ये कैसे कैसे काम करते हैं।